कुछ समय पहले कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, ये मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, ना पता था कि आज इस लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर, लाइन सुनिए। प्रेम हृदय में धैर्य धरे और भूख मनाए बागी, पर धैर्य ठगे जब सकल भाव तो कौन रहे अनुरागी। आज क्वाड बैठक पर ये लाइनें फिट बैठ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज जब विश्व में कई देश युद्ध के मैदान में हैं और कई युद्ध के मुहाने पर, तो ऐसे में क्वाड समिट 2024 का आयोजन बदले हुए माहौल में अमेरिका डेलावेयर में हो रहा है। क्वाड में भारत ने सभी सदस्य देशों को कूटनीति और व्यवहार के मिश्रण से चीन के बेतरतीब रवैये और नीति पर एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। इस बार क्वाड देशों में शामिल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का नजरिया बेहद सख्त है। क्वाड ने एक तरफ आतंकवाद, हिंसा सहित कई पहलुओं पर अपनी साझा राय स्पष्ट की, तो दूसरी तरफ ड्रैगन की विस्तारवादी नीति और दादागिरी पर नकेल लगाने को लेकर क्वाड देशों ने साझा बयान जारी किया, जिसमें क्वाड ने एक स्वतंत्र और ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर प्रतिबद्धता जताई है। क्वाड ने साफ कहा, हम इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक साथ खड़े हैं। किसी भी स्थिर या एक तरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा। हर हाल में ईस्ट साउथ चाइना सी में यथास्थिति के साथ खिलवाड़ करने की किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही किसी भी सामुद्रिक यानी कि सी से जुड़े हुए विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुलझाने पर जोर दिया जाएगा और वही रहेगा। ये स्टैंड क्वाड ने क्लियर किया है। रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी भारत सहयोग देगा। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जो बाइडेन से मुलाकात करते हुए नजर आए, उस दौरान की तस्वीर है। देखिए, भारत ने यह अर्जित किया है और शायद ये साझा बयान भी भारत की कूटनीति का एक बेहतर प्रदर्शन है। देखिए, चाइना से न सिर्फ इंडिया, चाइना से न सिर्फ अमेरिका, न सिर्फ जापान, न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, बल्कि विश्व के कई देश आहत हैं, परेशान हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो नेतृत्वधारी थे एल्बनीज और जापान से फुमियो किशिदा, सभी ने एक पेज पर आकर अपने बयान को जारी किया, अपनी राय साझा की है। चलिए, मेहमानों का स्वागत करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर भारतीय वायुसेना से। बहुत स्वागत सर आपका। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हैं। बीएन झा जी, बहुत स्वागत है आपका भी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी हमारे साथ में, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत सर आपका भी। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। अश्विनी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत अश्विनी जी आपका भी। संजीव जी, मैं शुरुआत आपके साथ में करूंगे। भारत चाइना की हरकतों से लगातार परेशान रहा, लेकिन हमने कभी फ्रंट फुट पर कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे देशवासियों को किसी तरह की परेशानी हो। लेकिन आज भारत की कूटनीति का प्रदर्शन देखिए, व्यवहारिक प्रदर्शन देखिए कि क्वाड देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है और अमेरिका भी है, विश्व की महाशक्ति, सभी सेम पेज पर बयान दे रहे हैं।
संजीव जी तक आवाज नहीं जा रही है। प्रफुल्ल जी मैं आपके पास आऊंगी। प्रफुल्ल जी सेम सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, क्या कहेंगे भारत के जो बढ़ते हुए कदम है वो कदम कितने बेहतरीन है, भारत की कूटनीति कितनी स्थिरता के साथ सेफली आगे बढ़ रही है? थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, एज यू आर जी। एब्सोल्युटली, ये बात आप जो के पूछ रही हैं ये एक्चुअली पहले से अवगत हो चुकी है कि जो भारत की नीति थी वो ह्यूमन सेंट्रिक और सब सदा से रही है। और जब हमको जब भारत को और जो बाइडेन ने पहले भी जब सजेस्ट किया था, व्हेन शिंजो आबे साहब जिंदा थे जापान के, तो ये सजेस्ट किया गया था कि एशिया पैसिफिक की जो जोन है, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है, उसकी लीडरशिप भारत को दी जाए। लीडरशिप का या मिलिट्री लीडरशिप से नहीं है, यानी कि भारत पहल कदम करे और सबको अपनी तरफ साथ में लेके चले। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत, ये सारे मिलके और जो भी कंट्रीज क्वाड प्लस कंट्रीज जो भी साथ में आना चाहें वो, क्योंकि इस एरिया में अब जॉइंट डेवलपमेंट और को प्रॉस्पेरिटी स्फीयर बनेगा। और जो चाइना का आतंक है, जो एक जो कंट्रीज हैं, छोटी कंट्रीज जो एशिया पैसिफिक जोन की हैं, जिनके आइलैंड्स को हड़प रहा है, जिनके फिशिंग्स को रोक रहा है, जिनके -9 लाइन है, -10 लाइन के तहत, चाहे फिलीपींस का हो चाहे ब्रुनाई का हो, ये उन सब के जगह पे असर कर रहा है। यहाँ तक कि फिलीपींस के उससे 4 बार जहाज डुबो दिए हैं। ये सारी चीज देकर ये बात तय हुई है कि अब हम सब एक मिलके ह्यूमैनिटी को देखेंगे, दर्शाएंगे और ऊपर उठेंगे। भारत का ये रवैया पहले से रहा था और सब इससे अवगत थे। और अब आप देखिए कि ये बात बिल्कुल सामने आ गई है। मैं ये नहीं कहता और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बीच में भारत और अमेरिका का अंतर रहेंगे और कंट्री से रहेंगे, पर यहाँ पर जब सोच विचार ये है कि हमको सारी ह्यूमैनिटी को लेके ऊपर चलना है, तो ये भारत का सबसे बड़ा कदम रह चुका है। सब इससे अवगत है और सब इसको अप्रिशिएट करते हैं और इसकी तरफ वर्क करने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम रहेंगी बेशक, और ये अगर बात आई तो आप देखेंगे कि चाहे रशिया यूक्रेन की में युद्ध चल रहा हो, उसमें आराम से एक जिसको कहते हैं ना कि ठहराव आएगा और फिर टेम्परेचर नीचे होने लगेगा। इसी स्पिरिट से लेके आप देखेंगे कि बाकी जो कंट्रीज हैं, खासकर रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज, वो सतर्क हो जाएंगे। जो कंट्रीज साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द है। लेकिन सर एक विषय है जिस पर मुझे लगता है कि अश्विनी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अश्विनी मिश्रा जी, बहुत स्वागत है सर आपका। वो प्रकाश थोड़ा सा डाल दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, एक तरफ क्वाड देश इस तरीके की सख्ती के साथ में अपनी राय साझा करते हैं और दूसरी तरफ जो चाइना का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो कहता है कि ये बहुत छोटा सा समूह है, कुछ भी कहता रहे क्या फर्क पड़ता है, और इन देशों के जो अपने अपने हित हैं वो अलग अलग हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? ये सवाल मेरे लिए था? बिल्कुल आपके लिए था सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मोदी जी की इस मीटिंग को विजिट को देखेंगे तो इसके एक तो डिप्लोमेटिक मायने हैं और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मायने भी हैं। जिस तरीके से नाटो एक तरीके से ग्रुप है, कहीं ना कहीं इस क्वाड ग्रुप को भी एशिया का नाटो देखा जाता है। और ये चाइना जिस हिसाब से अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, अपना विस्तार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, अमेरिका के लिए और देशों के लिए विषय है, क्योंकि वहां पर डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। तो चाइना इस बात पर नकारता है तो उसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। वो उसको बोल सकते हैं कि बहुत छोटा सा विषय, पर मुझे लगता है कि एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि जब हम 3-4 सक्षम देश के साथ गिने जाते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं, एशिया में प्रतिनिधित्व करते हैं जापान के साथ मिलकर के, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चाइना अपने गाल बजाता रहे, चाइना को जितना भी टेंशन है वो लेता रहे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा ये मानना है कि भारत को जितना मजबूत हो सके, क्योंकि भारत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ चाइना है, पाकिस्तान है, और अब तो बांग्लादेश में भी वही हालात हो रखे हैं। तो हर तरीके से जब हम घिरे हों तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे मित्र हों वो पावरफुल हो। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं उस तरफ कदम है, बिल्कुल कदम।
ठीक है संजीव जी, सर मैं आपके पास आऊंगी। अमेरिका जो कभी भारत के लिए विश्वसनीय नहीं रहा, जो बाइडेन ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया, हाथ में हाथ रखा और अंदर लेकर के गए अपने आवास में। क्वाड में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई। 2025 में हम मेजबानी भी करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि क्या वाकई अमेरिका की जो नीति है, जो ट्रीटीज हमेशा से रही हैं, हम उस पर रिलाई कर सकते हैं क्या सर? संजीव जी। चलिए, संजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा जी के पास जाऊंगी। बीएन झा जी, आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जिस तरीके की नीतियां हमेशा से रही हैं भारत को लेकर के भी और अन्य देशों को लेकर के भी, और कई चीजें सामने भी आती हैं अमेरिका को लेकर, तो ऐसे में क्या जो अमेरिका का जेस्चर है इंडिया के प्रति, सिर्फ उस जेस्चर पर बिलीव कर लेना, रिलाय कर लेना, ये मुनासिब होगा क्या सर? महिमा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, इसमें दो आयाम हैं। एक, आप कह रहे हैं कि क्या अमेरिका पे बिलीव किया जा सकता है जो जेस्चर दिखा रहा है। दूसरा, हम आज क्वाड की नीति और क्वाड की जो आगे की जो स्टेप्स हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग चीजें। जहां तक अमेरिका की बात है, बायलैटरल रिलेशंस की बात है, अमेरिका के ऊपर तो ब्लाइंडली भरोसा करना मेरे ख्याल से अभी यथार्थ नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ, मुद्दा ने है, हर मुद्दे पे अमेरिका का क्या रुख है हमारी तरफ से, उसके ऊपर में ध्यान देखना। जैसे स्पेस का मामला है, स्पेस में हम साथ साथ बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का मामला है, वहां भी काफी पे हम काफी आयामों में तो हम साथ साथ जा रहे हैं। डिफेंस में लगभग साथ जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जो चूक हुई थी, चाहे वो साझा चूक कह लीजिए उसको, मैं बाद में बताऊंगा आपको, वो हुई थी, उसको छोड़ दें अगर, डिफेंस के मामले में लगभग हम साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बात याद रखनी होगी कि बायलैटरल इश्यूज में और बहुत सारी चीजें हैं, बायलैटरल मुद्दे हैं। अभी ह्यूमन राइट्स का मामला है, कोई भी वहाँ पे अमेरिका में वो ग्रांट गाने लगता है। पन्नों का मामला है, वो आज एक केस किया कोर्ट में, तो आप अजीत डोभाल वहां पे नहीं जा सके। ये सब चीजों पे कहीं, जब आप जानते हैं कि हमारा मित्र देश, जब आप ये जानते हैं कि हमारा अप्रोच हमेशा से एक अच्छी नीति का रहा है, तो ये इरिटेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन सर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है रोक रही हूँ, या यूँ समझिए कि मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, सो सॉरी, बट मैं इसमें थोड़ा सा एक इंक्लूड करना चाहूँगी। अश्विनी जी अभी बोल रहे थे कि जब आप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हों और ऐसे में विश्व की महाशक्तियाँ अगर आपकी दोस्त हों या आपके हितधारक हों, तो उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ सर, तो अमेरिका के लिए आपने बोला कि अमेरिका पे रिलाई नहीं किया जा सकता, जब जहां जिसका फायदा उसके साथ में वो ट्विस्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है। तो क्या अमेरिका को हम अपने फ्रेंड्स में काउंट करें, एनिमीज में काउंट करें, ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगा क्या? बिल्कुल ठीक है, जो उन्होंने मुद्दा उठाया था, एकदम सटीक मुद्दा उठाया था, और उसी के ऊपर मैंने आपको कहा था कि एक ये मुद्दा है जो कि स्टिकी मुद्दा है, उसके ऊपर मैं बात आऊंगा, और यहीं पे है। आप याद कीजिए, जब क्वाड का फॉर्मेशन, मतलब क्वाड की जो कोऑर्डिनेशन थी वो शुरू हुआ था, और उन्हीं दिनों में जब चीन का हमारे ऊपर में दबाव बढ़ रहा था, हमारे सीमा पे दबाव बढ़ रहा था, हम क्वाड की बात कर रहे थे, हम काफी इलेटेड थे, काफी हम आगे की सोच रहे थे। लेकिन सडनली एक फैक्ट हुआ जिसको बोलते हैं ऑकस। वो ऑकस जो फॉर्मेशन हुआ था, उसने सारे सिक्योरिटी और मिलिट्री एलिमेंट्स जो थे अपने साथ ले लिए। अब देखिए, क्वाड्स में हमारी सबसे बड़ी चीज क्या थी, हमारी तो सबसे बड़ी आकांक्षा क्या थी कि चाइना को कहीं न कहीं लिवरेज करने की। इंडो पैसिफिक में या साउथ चाइना सी में हमारा डायरेक्ट कोई स्टेक नहीं है, क्योंकि हम अमेरिका का और बाकी देशों का हम साथ देते रहे, हमने अपने बेड़ा भी वहां भेजे, लेकिन हमारा डायरेक्ट वहां पे स्टेक नहीं होता है। स्टेक कहाँ था? हम चाहते थे एक लीवरेज पॉइंट, कि अगर कल को चाइना हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे अगर अटैक करता है, तो हम इसको कहाँ लीवरेज कर सकते हैं, और वहीं पे हम क्वाड भूमिका दे रहे थे। लेकिन वो क्वाड की भूमिका जो थी वो बिल्कुल चली गई, वो आज के दिन में नहीं है। तो क्वाड ने सिक्योरिटी एलिमेंट
नहीं रहा, इसीलिए जैसे एक शेर है ना स्क्वाड, उस शेर के ना पंजे हैं ना दांत हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं? आज के दिन मुझे खुशी है कि कम से कम एक कोस्ट गार्ड को उसमें डाला गया है। कोस्ट गार्ड कोई एक बड़ी फोर्स नहीं है। कोस्ट गार्ड में छोटी सी सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, छोटी सी सिक्योरिटी क्षमता है, लेकिन वो आप चाइना के आप डील नहीं कर सकते हैं। तो चाइना ने तो कहा कि ये छोटे छोटे ग्रुप हैं, इसमें कोई हस्ती नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है। चाइना अपने हिसाब से ठीक कह रहा है, लेकिन हो सकता है कि परसिस्टेंस अपना रंग दिखाए। भारत अपना परसिस्टेंस लगाए हुए, पहले कोई सिक्योरिटी एलिमेंट नहीं थी, आज के दिन में कोस्ट गार्ड आया हुआ है। हो सकता है कि कल के दिन में मिलिट्री का भी एक आयाम इसमें आए, तब क्वाड में वो क्षमता है कि अगर चाइना आंख दिखाता है, मैं भारत स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, अगर भारत को चाइना आंख दिखाता है तो क्वाड के मेंबर होने के नाते और उसमें मिलिट्री और सिक्योरिटी कॉपरेशन होने के नाते हम उसको उसी के भूमि में, उसी के पानी में लिवरेज दे सकते हैं, उसको टक्कर दे सकते हैं चाइना के लिए। ठीक है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं JS सोढ़ी जी। सोढ़ी सर, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से भारत की भूमिका या यूं समझिए कि मुखरता हमेशा से रही, हम हमेशा से अहिंसा के नेतृत्वधारी रहे हैं और बाकी देशों ने इस बात को सराहा भी है, और जिस तरीके से भारत की भूमिका बढ़ी है वो वाकई में इस तरफ इशारा भी करती है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी सर आपसे, क्वाड का जिक्र देखिए जब BN झा जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीटी क्वाड की शायद नहीं है जितनी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं इंडो पैसिफिक की हम बात कर रहे हैं सर, इंडिया इंडो पैसिफिक में कहाँ स्टैंड कर रहा है, और एग्जैक्टली क्या अभी हमारे पास एग्जैक्टली वो लीवरेज नहीं है जो होना चाहिए? जय हिंद पूजा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। इसी साल 17 जनवरी को यूनाइटेड किंगडम के रक्षा सचिव ग्रांट स्नैप्स ने बयान दिया था कि अगले 5 साल में कई नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे और इनके पीछे 4 ही देश होंगे, रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया। और जो सारी टाइमलाइन पब्लिक डोमेन में है, ये एक बात का साफ पॉइंट कर रही है कि अगले 11 साल में 3 युद्ध करेगा। ताइवान के लिए 2027 में, स्प्रैटले आइलैंड्स के लिए 2029 में और 2035 में। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेगा, जब पाकिस्तान हम पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए और चीन हम पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। पिछले साल 7 अगस्त 2023 को भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष जनरल MM नरावने, जो 2 साल पहले रिटायर हुए हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा जहां पे उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर बहुत दिक्कत पैदा करेगी। आज की तारीख में चीन भारत से 30 साल आगे है सैनिक तैयारी में। अगर पाकिस्तानी सेना का भी पलड़ा चीनी सेना के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, तो चीन पाकिस्तान का पलड़ा बहुत भारी हो जाता है बनस्पत भारत की सैनिक तैयारी के कंपैरिजन में। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो क्वाड है, इस जैसे आपने सही कहा कि क्वाड अभी इतना इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये एक सैनिक संगठन नहीं है। जब तक ये सैनिक संगठन में तब्दील नहीं होता है, हमें क्वाड से या अमेरिका से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। हमने देखा पूजा जी, पिछले 10 साल में अमेरिका ने अपने किसी साथी की मदद नहीं की सैनिक भेजने के लिए, बजाय पैसा और हथियार देने के लिए, क्योंकि ये पैसा हथियार वो बाद में किसी न किसी तरीके में वसूलता है। तो पहली चीज बहुत जरूरी है कि क्वाड को एक सैनिक संगठन में बदला जाए, अगर हम चीन का विस्तारवाद को रोकना चाहते हैं। और दूसरा, हमें किसी भी देश पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सैनिक तैयारी खुद करनी चाहिए, क्योंकि वक्त आने पे कौन साथ दे ना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ एक ही है कि हमारी आत्मनिर्भरता ही हमें सक्षम और सार्थक करेगी कोई भी युद्ध में विजय पाने के लिए। बिल्कुल, देखिए हमारी आत्मनिर्भरता ही हमें सक्षम और सार्थक करेगी, ये बात कह रहे हैं कर्नल सोढ़ी। चलिए, संजीव जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए क्वाड का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, क्वाड को लेकर के अभी अश्विनी जी ने भी बोला और साथ में प्रफुल्ल बख्शी जी भी बोल रहे थे, झा जी का भी साफ तौर पर कहना है कि उतना ज्यादा
इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अश्विनी जी ने बोला कि एक तरीके से नाटो है ये इंडो पैसिफिक का, आप इसका स्टैंड कहाँ देखते हैं एग्जैक्टली? और इसमें हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्पेस सेक्टर की बात कर रहे हैं, हम प्रीडिएटर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और साथ में हम संयुक्त वॉर रिहर्सल्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जो शायद भविष्य में काम आए इंडिया के लिए और अन्य देशों के लिए भी। लेकिन क्या सिर्फ इतना पर्याप्त है चाइना जैसे आताताई बेतरतीब दुश्मन से लड़ने के लिए? मैं उसको दोहरा रही हूं सर, चाइना जैसे आताताई बेतरतीब दुश्मन से निपटने के लिए। देखिए पूजा जी, क्वाड विश्व के 4 बेहद महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की एक साझेदारी है, एक पार्टनरशिप है। मैं आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं कि क्वाड जो है वो अलायंस नहीं है, वो एशियन नेटो नहीं है। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं कि ये इसको एशियन नेटो कहा जा रहा है। यदि इसे कोई एशियन नेटो कहता है तो वो चाइना जैसा राष्ट्र कहता है, जो कि उससे लगातार वो दबाव में रहता है। लेकिन इसका जो वास्तविक चरित्र ये है कि ये एक पार्टनरशिप है, एक साझेदारी है जो 4 विश्व के बेहद महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की है। और इसका जो लक्ष्य है वो इंडो पैसिफिक रीजन, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था को बना के रखने का है। और इंडो पैसिफिक रीजन पे जिस तरीके से चाइना वहाँ के जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिशें करता है, साजिशें करता है, चाहे वो साउथ चाइना सी के 90% भाग पर एकाधिकार का दावा करने की बात हो, जापान के सेंकाकू आइलैंड्स पर वो जिस तरीके से कब्जा करने की साजिशें रचता है, हमारे जो टेरिटरी इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर वो जैसा इंकर्जन करने की कोशिश करता है, साउथ चाइना सी के जो छोटे राष्ट्र हैं उनको हरास परेशान करने की जो कोशिश लगातार हम देखते हैं, कभी फिलीपींस, कभी वियतनाम की जो शिप्स और वेसल्स को जिस तरीके से डिस्टर्ब करता है। और जाहिर है कि ताइवान पर तो वो फोर्सफुल ऑक्यूपेशन ही कर लेना चाहता है। तो ये जो चाइना है ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इंडो पैसिफिक रीजन का जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, यदि इसको बनाए रखना है तो क्वाड की पार्टनरशिप अपरिहार्य है, अनिवार्य है। और मेरा ऐसा मानना है कि क्वाड का जो भविष्य है बेहद उज्जवल है। और दूसरी बात मैं अवश्य कहूंगा कि क्वाड एक अलायंस रिलेशनशिप नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। और भारत, आप जानते हैं कि हम अलायंस रिलेशनशिप में कभी भी नहीं जाते। नेटो एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, ट्रांस एटलांटिक अलायंस है। लेकिन जो क्वाड का जो फॉर्मेशन है वो एक साझेदारी का फॉर्मेशन। इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य ऐड करना चाहूंगा कि क्वाड में चाइना एलिफेंट इन द रूम अवश्य है। चाइना एक चैलेंज अवश्य है। हालांकि जो क्वाड की जो मीटिंग्स में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उसमें चाइना की चर्चा नहीं होती। लेकिन चाइना ही जो है उसका मुख्य ऐसा एक नकारात्मक बिंदु बन गया है कि जिसकी वजह से क्वाड के राष्ट्रों के बीच की जो एकता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चाइना का विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद, आक्रामकता और बढ़ेगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि क्वाड के जो राष्ट्र हैं वो और अधिक नजदीक आए। इतना कहने के बाद मैं एक बात अवश्य इसमें ऐड करूंगा कि क्वाड की जो पार्टनरशिप है उसमें अनेक सकारात्मक मुद्दे भी हैं, जैसे हेल्थ केयर का जो इशू है, क्लाइमेट चेंज का जो विषय है, काउंटर टेररिज्म के जो विषय है, साइबर सिक्योरिटी, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो अनेक ऐसे जो वैश्विक मुद्दे हैं उसको भी ये क्वाड डील करता है। और जाहिर है कि क्वाड का जो पूरा एजेंडा है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको सिर्फ एक चाइना सेंट्रिक बना करके नहीं रख सकते। और ये जो पूरी जो इंडो पैसिफिक रीजन का, जो कि मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य एम्फेसाइज करूंगा कि इंडो पैसिफिक रीजन 21वीं सदी में विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारत जो है सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र है। और आप जानते हैं कि ये जो प्रफुल्ल जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, थोड़े से ब्रेक का एक्चुअली बेहद उज्जवल है मेरे विचार से। बिल्कुल संजीव जी, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद चर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए तमाम मेहमानों से एक बार फिर से आपका तारुफ करवाती हूँ। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर भारतीय वायुसेना के, बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन BN झा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है सर आपका भी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी जी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सर बहुत स्वागत है एक बार फिर। संजीव श्रीवास्तव जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत सर आपका। अश्विनी मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत सर एक बार फिर से आपका। प्रफुल्ल जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप हाथ रेस कर रहे थे, आपको कुछ कहना था सर, बोले सर। आपका फ्रेम म्यूट है, शायद उसको अनम्यूट कीजिएगा। देखिए, थैंक यू वेरी मच।
हाँ, मैं हाथ रेस कर रहा था, पॉइंट इंपॉर्टेंट था जी। और आपने मेरी बारी ले आए, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं, जब ऐसे मैंने शुरू किया था कि प्रॉब्लम है साउथ चाइना सी में, कंट्रीज की अराउंड द साउथ चाइना सी, एशिया पैसिफिक जोन, जिसको आप बनाते, जो लेट शिंजो आबे साहब ने सजेस्ट किया था और इंडिया को कहा था कि तुम लीडरशिप लीजिए फॉर जॉइंट को प्रोस्पेरिटी इन ऑल फील्ड्स, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, स्पेस, साइबर, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, ये सारे के सारे जॉइंट डेवलपमेंट होनी चाहिए। पर जब जॉइंट डेवलपमेंट होती है आपको सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए एक तो विद इन इनसाइड लाइक चाइना, दे विल कम एंड एक्सप्लॉइट फ्रॉम आउटसाइड अमेरिका व्हिच इज ऑलरेडी इनसाइड। बात सारी ये है, सब कहते हैं, चाइना कहता है कि ये आप इसको साउथ चाइना सी नेटो बना रहे हो, ये साउथ चाइना सी नेटो नहीं है, इट विल बी अ जॉइंट को प्रोस्पेरिटी स्फीयर एंड इफ मिलिट्री। अश्विनी जी सर आपका काउंटर रहेगा जी। मैं प्लीज खत्म कर लूं प्लीज। बिल्कुल बोलिए। जॉइंट क्वाड जो जिसकी बात हो रही है, इट विल बी क्वाड प्लस, इट विल बी, आई विल सजेस्ट कि सारी कंट्रीज मिलके जॉइंट अपना सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखें। बेशक क्वाड जिसको लीड में ले, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इंडिया, ये सारी कंट्रीज हैं। अमेरिका इंटरेस्ट दिखा रहा है, आउटसाइड है, ठीक है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना चाहता है और इंडिया को आगे करना चाहता है। अमेरिका मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन आवर इंटरेस्ट, अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन इट्स ओन इंटरेस्ट। ये याद रखना, जैसे कि संजीव आपको बता रहे थे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, डिबेट की शुरुआत में मैंने इस बात का जिक्र किया कि अमेरिका रिलायबल नहीं है सर, जैसे कि बिल्कुल जैसे कि आपने सर बोला है जी, आपने बोला चाइना जो है, चाइना से अमेरिका निपटना चाहता है और इंडिया को आगे करना चाहता है। सर क्या हमारी ट्रिटी या हमारी समझ वाकई इतनी वीक तो सर नहीं है कि हम अपना कंधा दे देंगे कि भाई रखो बंदूक और छील दो हमारा कंधा? नहीं देंगे, इंडिया नहीं देगा। कौन कहेगा इंडिया देगा? इंडिया अपना इंटरेस्ट रखेगा और अमेरिका को कहेगा आपको अगर आना है तो आइए, दीज आर टर्म्स एंड कंडीशन, आप उसमें काम करिए। किसने कह दिया इंडिया आगे आएगा? क्वाड को इंडिया ने ज्वाइन किया है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। हाँ, ज्वाइंट मालाबार एक्सरसाइजेस हो रही हैं और होती रहेंगी, वो पहले से स्टार्ट हो गई थी बिफोर क्वाड मेड, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडिया और अमेरिका जो ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है, होप इंडिया हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये अमेरिका के ख्याल हैं और इस टाइम फुसफुस करके, मीठी बातें करके जो बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर को ठीक है कहा कि आप पे हम डिपेंड करते हैं, सब कुछ ठीक है, हम उनको सराहते हैं, पर ये मत सोचिए कि हम इनकी बातों पर फिसल जाएंगे और इंडिया उनकी बातों में आ जाएगा। मुझे कुछ वीडियोस के मंजर याद आते हैं, हालांकि उस समय तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन हाँ मैंने वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से इंडिया को जब जरूरत थी तो अमेरिका ही था वो जिसने गेहूं समंदर में, वो भी जानवरों को खिलाने वाला, समंदर में डलवा दिया था। अश्विनी जी जी बोले सर। अश्विनी जी पूजा जी, मैं बख्शी साहब की ऐसा नहीं कि सारी बातों का इत्तेफाक नहीं रखता, उन्होंने बहुत सारी बातें सही भी कही हैं। पहले तो हम ये समझना होगा कि अब वैसा युद्ध नहीं होता है कि सिर्फ हथियारों से लड़ाई हो। युद्ध 3 फ्रंट पर लड़ा जाता है, एक सोशल फ्रंट है, एक हथियारों से और इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ा जाता है। रही बात अमेरिका के रिलायबल होने की या नहीं होने की, तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि जिससे आपकी दुश्मनी है उसके साथ अमेरिका के रिलेशन कैसे हैं। जैसे अभी हमने कनाडा वाला मसला देखा, जब कंट्री कोई एंग्लो कंट्री होता है जिससे अमेरिका के गुड टाइज होते हैं तो अमेरिका अपने एंग्लो कंट्रीज को सपोर्ट करता है। इंडिया और कनाडा का जब मसला था तो अमेरिका ने इंडिया के साथ नहीं खड़ा था, लेकिन जब मसला चाइना का है तो अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा ये मानना है क्योंकि युद्ध सिर्फ और सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, और मुझे नहीं लगता कि चाइना भी ये सोचता है कि इसको शायद मेरे ख्याल से सर इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि रशिया और यूक्रेन में अमेरिका ने सिलेक्शन भले ही देश का कर लिया हो लेकिन इंडिया ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आप सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि जब चाइना भी कभी ये नहीं सोचेगा कि वो इंडिया से हथियारों से आके लड़ाई लड़े, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना का कभी युद्ध होता है तो इसमें दोनों ही देश 50 से 100 साल पीछे चले जाएंगे और बाकी देशों को फायदा होगा। तो ये बात चाइना भी समझता है और इंडिया समझता है। तो ज्यादातर जो वॉर है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़े जाते हैं, सोशल फ्रंट पर लड़े जाते हैं। मुझे लगता है अगर वैसा कुछ युद्ध है, अगर इकोनॉमिक की बात करें तो जिस हिसाब से इंडियंस अमेरिका में है,
या और कंट्रीज में हैं जहां प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, फाइनेंस की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, मुझे लगता है अमेरिका जैसा एक फ्रेंड होना, भले ही वो हम उसको फ्रेनेमीज बोल सकते हैं, फ्रेंड और एनेमी भी है, जब मौका लगेगा उसका हमारा एनेमी भी हो तो उसको हम फ्रेनेमी बोल सकते हैं, बट ऐसे टाई अप रखना, क्योंकि अगर हमारे हिंदुस्तान के 50 सीईओ अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ हैं और कभी इकोनॉमिक प्रेशर बनाना होगा अमेरिका पे, तो मुझे लगता है आसान होगा कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। बेन झा जी क्या कहेंगे सर? जब फिनिश कर लीजिए प्लीज पूजा जी। लगता है हम लोग थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए हैं। इसमें सिर्फ एक मिनट सर जी, अश्विनी जी, अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, इसमें जापान भी एक बहुत महत्वपूर्ण अलाई है इकोनॉमिक फ्रंट पे। अगर आप देख, जापान का भी एक इकोनॉमिक फ्रंट पे बड़ा अच्छा कंट्रोल है, बहुत अच्छा प्रभाव है। हम सिर्फ इसको अमेरिका के एंगल से ना देखें, इंडिया के लिए इकोनॉमिक फ्रंट अच्छी चीज है। जब युद्ध की बात होगी, बनना सबको अपना संपन्न पड़ता है, सबको अपना युद्ध खुद ही लड़ना पड़ता है, कोई आपके बंदूक तो सप्लाई करेगा, गोली नहीं चला। बिल्कुल ठीक है। बीएन झा जी क्या बोलेंगे? पूजा, मुझे लगता है हम लोग थोड़े से मुद्दे से भटक गए हैं। हम लोग क्वाड की बात कर रहे हैं, इसमें लड़ाई तो आती नहीं है, क्योंकि क्वाड के पास में लड़ने की शक्ति तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर लड़ाई के बारे में सोचना नहीं है। वही मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि क्वाड को अगर आप सिक्योरिटी मामले में, पावर के मामले में आप देखते हैं, तो ये बिना दांत का, बिना क्लॉ का, बिना नाखून का टाइगर है। इसके पास में वो लड़ने की शक्ति नहीं है कि वो वार कर सके। हाँ, नैरेटिव बनाने के लिए ठीक है। अभी जो क्वाड की मीटिंग हुई, इसमें भी कुछ नैरेटिव बने हैं, कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आए हैं, जैसे इसराइल और गाजा के बारे में वो 2 नेशन थ्योरी, रूस के बारे में आया हुआ है, चीन के बारे में आया हुआ है। कुछ नैरेटिव जो हैं वो पॉलिटिकल नैरेटिव्स में बने हैं। यूएन का एक्सपेंशन, क्वाड का यूएन का एक्सपेंशन के बारे में एक स्टेटमेंट बना है। कितना इन सब चीजों का असर पड़ता है वो हमने पिछले 10 साल से ये हम सुन रहे हैं। लेकिन जो अभी प्रफुल्ल की बात कर रहे थे या बाकी जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे लड़ाई का, देखिए युद्ध से अभी फिलहाल क्वाड का कोई मतलब नहीं है, कोसों तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पास में मिलिट्री एलिमेंट नहीं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, क्वाड की जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होगी वो किसको होगी? वो होगी ताइवान को और जापान को, क्योंकि साउथ चाइना सी से इनकी मैक्सिमम ट्रेड और कम्युनिकेशन से होती है, वो इनकी होती है, और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया भी आता है। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन दोनों को मैक्सिमम बेनिफिट होगी। अमेरिका को भी होगी, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट इनके ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है, और भारत थोड़ा सा अप्रत्यक्ष रूप से क्वाड से बेनिफिशियरी होगा। हमारी भी ट्रेड लाइन जो है साउथ चाइना से जाते हैं, तो जहाँ पे साउथ चाइना सी का जो अनक्लॉज है, जो वहाँ पे समुद्र से जहाजों को बिना किसी हस्तक्षेप के गुजरने की जो क्षमता होती है, उसका सवाल उठता है। वहाँ पे जरूर सब इसमें भागीदार हैं, हकदार हैं, हम सबों का इसमें स्टेक है, और पूरी दुनिया का उसमें स्टेक है। जिसका भी ट्रेड चलता है जापान से या ताइवान से या चाइना से, सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो क्वाड को आप उस रूप में देखिए। अब जबकि जहाँ पे यूएस में बायलैटरल अभी भी मीटिंग हो रही है, तो बायलैटरल मीटिंग जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे याद रखिए अमेरिका के साथ में हमारे 4 बड़े रक्षा के सेंसिटिव बायलैटरल एग्रीमेंट हैं, और उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए ठीक है सर, जो बाकी कुछ, और मैं 30 सेकंड लूंगा, और बाकी जो डिफेंस कॉर्पोरेशन जहाँ पे होता है, चाहे वो वॉर मशीन हो, एरो इंजन की बात हो, या बाकी साजो सामान की बात हो, प्रेडेटर ड्रोन की बात हो, इन सब चीजों के ऊपर बात होगी, लेकिन वो बायलैटरल। ठीक है। जे सोडी सर, मैं आपके पास आऊंगी सर। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध, और ड्रेप लाइन का भी यहाँ पर जिक्र किया है, मैं सर यहाँ पर पर्ल ट्रीटी के बारे में समझना चाहूंगी, और तमाम दर्शकों को बताइए प्लीज कि क्वाड के बाद पर्ल ट्रीटी कितनी इफेक्ट हो सकती है या कितनी इनहैंस हो सकती है? पूजा जी देखिए, जैसे अभी ग्रुप कैप्टन झा साहब ने सही बताया, ये जो क्वाड है ये एक सैनिक संगठन नहीं है, ये शांति के लिए दुनिया में ट्रेड बढ़ाने के लिए, ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए। तो सबसे पहले चीज, क्वाड का कोई भी युद्ध के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब समय आएगा, क्योंकि ये सैनिक संगठन नहीं है,
ये कोई भी दूसरे देश की सैनिक तरीके से मदद करने के लिए आएगा नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है इस वक्त, क्योंकि हम बहुत एक अशांत दुनिया में जी रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगले 5 साल में नए युद्ध होने हैं और चीन के 3 बड़े युद्ध जो अगले 11 साल में होने हैं। अगर हम इन युद्धों को डिफीट करना चाहते हैं, अगर उसमें हम सफल होना चाहते हैं, ताइवान से लेकर हमारे टू फ्रंट वॉर तक, तो सबसे पहले क्वाड में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना होगा। आज की तारीख में तो ये अटकनें लगाई जा रही हैं कि क्या क्वाड नवंबर के बाद उतना इफेक्टिव रहेगा जितना हमें लगा 2-3 साल में इफेक्टिव है, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया का झुकाव आस्ता आस्ता चीन की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका में कोई क्लैरिटी नहीं है कौन जीतेगा, और जो भी जीतेगा क्या उसका क्वाड की तरफ कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। भारत का साउथ चाइना सी से कम रिश्ता है। हमारा अधिकतम ट्रेड जो होता है वो हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज या बैंड ऑफ अल स्ट्रेट से होता है। तो जहां तक भारत की बात है, अगर भारत पे कोई लड़ाई भी होती है, चीन की जो आंकलन है 2035 की, अमेरिका या बाकी क्वाड देश हमारी कितनी मदद करेंगे, मेरे को तो किसी देश पे भरोसा नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये क्वाड का जो कंसेप्ट है इसको रीथिंक करना। क्वाड पे हम जितने भी अच्छी बातें कर लें, लेकिन ये हमारे ज्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारा व्यापार तो वैसे ही चल रहा है। हमारा व्यापार तो देशों के साथ हमारे बायलैटरल ट्रेड पे है, हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे है। क्वाड का जो मेन रीजन था बनाने का, शिंजो एबे का जो प्रपोजल था 2007 में, वो था चीन के विस्तारवाद को रोकना। क्या ये चीन के विस्तारवाद को रोक पाया है या रोक पाएगा? इसका एक ही शब्द में जवाब दूंगा, बिल्कुल नहीं। क्वाड चीन के सामने बिल्कुल इनइफेक्टिव है, और तब तक इनइफेक्टिव रहेगा जब तक इसे एक सैनिक संगठन में नहीं बदला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि शासन के लिए डर जरूरी है और वो डर सैन्य शक्ति के आने के बाद ही होगा। बिल्कुल ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर 2025 में भारत जो है मेजबानी करने जा रहा है क्वाड की, वो स्वीकार भी कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या यूं कहूं कि इंडिया ने। सर इसको किस तरीके से देखते हैं? जब क्वाड हमारे देश के अंदर होगा, G20 जब भारत के अंदर था, तो बहुत सारे ऐसे पहलू थे जो डिस्क्लोज हुए, और कई चीजों में जो भारत का इंटरप्शन है, या यूं समझिए कि शेयर परसेंटेज है, वो थोड़ा सा इनहेंस हुआ, इंक्रीज हुआ। तो क्या जब क्वाड की मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी तो उसका इम्पैक्ट भी अलग होगा क्या इस बार से? देखिए पूजा जी, क्वाड के जो पार्टनरशिप है उसमें भारत का जो स्थान है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वाड जो है वो में जो भारत है वो चाइना का पड़ोसी है, और ये जो पूरी क्वाड की जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसमें चाइना का जो फैक्टर है वो बेहद महत्वपूर्ण है। चाइना, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरीके के वो खतरे रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए पैदा कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए क्वाड की जो पार्टनरशिप और क्वाड के राष्ट्रों का साथ में आना बेहद आवश्यक है। यहाँ पर मैं एक बात अवश्य जिक्र करना चाहूंगा, क्वाड का जो एजेंडा है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसमें सिक्योरिटी भी मेरे असेसमेंट के मुताबिक उसका एक स्ट्रांग एलिमेंट है, और काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये सारे सिक्योरिटी से संबंधित ही विषय हैं, और ये जो क्वाड के अंतर्गत आते हैं। क्वाड के अंतर्गत अनेक अन्य विषय भी आते हैं, और ये वर्तमान समय में कोई अलायंस नहीं है, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो फॉर्मेशन करके लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने चाइना को बहुत ही मैसेज लाउड एंड क्लियर भेज दिया है कि चाइना यदि अपने विस्तारवादी मंसूबों को, आधिपत्यवादी मंसूबों को, उपनिवेशवादी मंसूबों को आगे बढ़ाएगा तो ये जो क्वाड के देश हैं वो और भी नजदीक आएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो क्वाड की जो पार्टनरशिप है, आवश्यकता पड़ने पर ये किसी भी तरीके के मिलिट्री पार्टनरशिप में भी बदल सकती है। और अभी आप देखिए, मैं यहाँ पर अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि मालाबार सीरीज की जो एक्सरसाइजेस थी, ये भारत और अमेरिका के बीच की बायलैटरल एक्सरसाइजेस हुआ करती थी, लेकिन अब इस एक्सरसाइज का में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए हैं, और इसका भी जो स्वरूप है वो अब क्वाड जैसा ही हो गया है। और उसी तरीके से अगर आप, चूंकि भारत कोई अलायंस रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अगर आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों को अगर देखें तो उन्होंने एक AUKUS जैसा एक मिलिट्री अलायंस भी तैयार कर लिया है, और ये जो AUKUS जैसा मिलिट्री अलायंस है वो जाहिर है कि एक पूरी तरीके से सैनिक संगठन है,
और वो चाइना के मंसूबों को उसके जो नकारात्मक इरादे ठीक है, मैं एक बार इस पे काउंटर ले लेती हूँ प्रफुल्ल बख्शी जी से। प्रफुल्ल जी, जिस तरीके से लगातार संजीव जी जिक्र कर रहे हैं कि क्वाड इफेक्टिव तो है, लेकिन सेना का जो नेतृत्व है अगर वो बढ़ता है तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा देखने वाली बात होगी। मैं 2035 पर जो लगातार JS सोडी जी कह रहे हैं, आप 2035 को किस तरीके से देखते हैं, जब कह रहे हैं कि दोहरे मुहाने पर भारत शायद युद्ध की स्थिति का सामना कर रहा होगा, उसमें अमेरिका की सिचुएशंस एग्जैक्टली क्या होगी, और क्वाड उतना सक्सेसफुल शायद इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि उसमें सैन्य शक्तियां शामिल नहीं है। सर देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने सबसे पहले यही बोला था, क्वाड को बोलने से पहले बोला था कि ये अब ऑलरेडी मूव हो गई है, जिसको कि यूनियन ऑफ एशिया पैसिफिक कंट्रीज बोला जाएगा। ये सारी कंट्रीज आपस में आए, और जब आएंगी को प्रोस्पेरिटी स्फीयर बनाने, मिलिट्री अलायंस अपने आप आएगा। पर जब क्वाड बीच में आ गया है, क्वाड इज नॉट वेरी इफेक्टिव टिल इट अज्यूम्स मिलिट्री एंगल, और मिलिट्री एंगल डालने के लिए अमेरिका भरसक प्रयत्न कर रहा है। तो सर जो अभी ये साझा बयान आया है, अगर हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं और सभी गेस्ट लगभग इस बात पर अग्री कर रहे हैं कि जब तक उसमें मिलिट्री एक्शंस या मिलिट्री को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, तब तक कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी कि अगर शक्ति नहीं है और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके कंठ में गरल है, जब तक हमारे पास विष नहीं तब तक हम क्षमा कर भी दें तो क्या फर्क पड़ रहा है। तो क्या ये जो चेतावनी है सर, ये चेतावनी जो चाइना का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स वो सही कह रहा है, क्या इफेक्टिव नहीं है ये चेतावनी? बिल्कुल, मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अनटिल एंड अनलेस आप फिजिकली इसको मिलिटराइज नहीं करेंगे, चाइना आपसे डरेगा नहीं, और चाइना बिल्कुल परवाह नहीं करेगा। सेकेंडली मैं बता रहा हूं, जैसे संजीव साहब ने ऑकस का कहा, ऑकस इसलिए आ रहा है क्योंकि नेटो की कंट्रीज हैं वो यहां घुसने की कोशिश कर रही हैं। ऑकस अलायंस इसलिए बना क्योंकि जब फ्रांस की सोवरेन डील अमेरिका ने लेकिन सर प्रफुल्ल सर, मैं एक विषय और समझना चाहूंगी। जब BN झा जी इस बात का जिक्र कर रहे थे, हाथ भी वो लगातार रेस कर रहे हैं, सर मैं आ रही हूं आपके पास। उन्होंने कहा कि जब हम क्वाड की बात कर रहे हैं तो ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, प्रेडिएटर ड्रोन्स हैं, उसकी टेक्नोलॉजी का किस तरीके से एक्सचेंज हो सकता है या उसका अपग्रेडेशन हो सकता है, और मतलब हम कई फ्रंट में चाइना को डिफीट कर सकते हैं। वॉर कुछ जी आप ठीक कह रही हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस डेवलपमेंट हो, वेपनाइजेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, टूरिज्म हो, हर एक चीज में अगर हम जॉइंटली आ जाएं। देखिए, सिक्योरिटी सिर्फ बंदूक की नहीं होती, सिक्योरिटी से ट्रेड सिक्योरिटी होती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, ये सारा ओवरऑल सिक्योरिटी बनती है। ये सिक्योरिटी स्फीयर की बात हो रही है, सिर्फ मिलिट्री नहीं आती सिक्योरिटी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि को प्रोस्पेरिटी स्फीयर बनेगा और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको मिलिट्री रखनी पड़ेगी। इसलिए तो अमेरिका ने एक कैरेट छोड़ा है क्वाड का। क्वाड को कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, वो दूसरी बात है। चाइना खुद कहता है कि इट इज द साउथ चाइना सी नेटो कंट्रीज एक्सप्लॉइट करने के लिए घुसने की कोशिश कर रही हैं, चाहे फ्रांस हो चाहे अमेरिका हो। ये भारत को और सारी कंट्रीज, एशिया पैसिफिक कंट्रीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, झा सर कुछ कह रहे हैं सर, BN झा जी कुछ कह रहे हैं जी। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता था, जो आपका जो सवाल था कि क्या क्वाड इफेक्टिव होगा, जैसे श्रीवास्तव जी कह रहे थे, मैं उनसे इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि क्वाड काफी इफेक्टिव है। जिस देश से क्वाड बना है उसके लिए काफी इफेक्टिव है। मेन उद्देश्य जो इसका था कि साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, जो चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, उसके जो दुस्साहस बढ़ते जा रहे थे, उसने बाकी किसी और देश के जहाज को, अगर वो मैरीटाइम जहाज थे, तो उसको वहां आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था कि उसका पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस ले, उसमें कुछ इंटरनेशनल वाटर में। तो वो जो आधिपत्य है वो क्वाड कर रहा है, तो पहला उद्देश्य तो उसका सॉल्व हो रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी एलिमेंट, जैसे श्रीवास्तव जी ने कहा, एक मुझे याद आती है महाभारत की पंक्ति, अश्वत्थामा हतु नरुवा कुंजरो। हाँ, अश्वत्थामा मरो या नरुवा कुंजरो जी। अश्वत्थामा का सिर्फ नाम ले लेने से या सिक्योरिटी एलिमेंट का नाम ले लेने से वो टाइगर जो है वो सशक्त नहीं होता, उसमें दांत और नाखून नहीं आ जाते हैं। उस दांत और नाखून आने के लिए मिलिट्री एलिमेंट जो है
वो मैंडेटरी है। एक और चीज याद रखिए, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं 2035। देखिए 2035 का जो चाइना का कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक नहीं हो सकता है, वो 2035 नहीं हो सकता है, वो 2025 भी हो सकता है, क्योंकि ये एक बड़ी डायनेमिक सिचुएशन है। कब एक मिस स्टेप, जो एक एडवेंचरस स्टेप, वो एक युद्ध का ले लेगी, हम नहीं जानते हैं। अभी देख रहे हैं, अभी इस्राइल हमास वार कर रहा है, लेकिन कल को लेबनान कूद जाएगा। ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी। देखिए, मैं झा सर से उनकी बातों से सहमत हूँ, और इसमें मैं एक बात में अवश्य, लेकिन जहाँ तक मिलिट्री जो एलिमेंट की बात है, तो मेरा ऐसा असेसमेंट है, मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो क्वाड की जो समझदारी है, जो क्वाड की जो पार्टनरशिप है, वो लगातार गहरी और प्रगाढ़ हो रही है। और यदि ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है कि जिसमें कि चाइना के विरुद्ध लोकतांत्रिक राष्ट्रों को कोई बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता अगर आ जाती है, तो ये जो क्वाड की जो समझदारी है, वो ऐसे किसी चाइना की हिमाकतों का जवाब देने के लिए एक बहुत बड़े आधार का कार्य करेगी। और इसका जो स्वरूप है, वो कभी भी जो एक सिक्योरिटी फॉर्मेशन का हो सकता है। जाहिर है कि ये जो चारों राष्ट्र हैं बेहद सामरिक रूप से संपन्न है, सभी नाभिकीय, भारत और अमेरिका नाभिकीय अस्त्रों से भी संपन्न है, और जाहिर है कि ये जो पूरी पार्टनरशिप है, ये बेहद सशक्त और मजबूत है। मिलिट्री वाइज भी ये चारों राष्ट्र बेहद सशक्त और मजबूत हैं। तो ये कभी भी, जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी, तो चाइना का जवाब देने के लिए ये राष्ट्र साथ में आकर के एक बड़ी से बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं। अश्विनी जी, इतना कहने की एक बात मैं और ऐड करूंगा कि जहां तक अलायंस की बात है, भारत किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं बनेगा। भारत अलायंस के रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रखता है। भारत यदि कभी कोई मिलिट्री कोऑपरेशन करना भी हुआ, तो वो क्वाड के साथ एक मिलिट्री पार्टनरशिप ही करेगा। ठीक है सर। सर चूंकि समय खत्म हो रहा है, अश्विनी जी 30 सेकंड सर, आपको क्या लगता है? हम क्वाड का जिक्र कर रहे हैं, चेतावनी तो एक साजिश जारी हो गई है चाइना के लिए, लेकिन जिस तरीके से इंडिया चाह के भी उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पाता है चाइना के साथ में, ये एक बहुत बड़ी विवशता नहीं लगती है कहीं ना कहीं? पूजा जी, पहली तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि भविष्य में जो युद्ध होगा वो हथियारों से नहीं होगा, बॉम्ब से नहीं होगा। भविष्य के युद्ध सारे डेटा, सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मॉनिटरिंग, इन सब से होंगे, ड्रोन से होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि भारत के लिए कि उन लोगों से मित्रता रखे, उन देशों से मित्रता रखे जो सोशली और इकोनॉमिकली और स्ट्रॉन्ग देश है। मुझे लगता है क्वाड उस पर्पस को सॉल्व करता है। रही बात एक व्यवस्था की कि चाइना के साथ, मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी को डरा नहीं सकते, चिढ़ा सकते हैं, तो चिढ़ाने में ही क्या बुराई है? तो चिढ़ा रहे हैं, अगर ना डरा ठीक है, डरा नहीं सकते तो चिढ़ा ही ले। सोडी जी क्या कहेंगे सर? डरा नहीं सकते तो चिढ़ा ही ले। पूजा जी, पूरा देश जानता है कि जून 2020 में गलवान वैली हादसा हुआ, जिसमें भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए चीनी सेना के हाथों। उस साल हमारा चीन के साथ व्यापार 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। लेकिन ये विडंबना की बात है, 2020 से लेके अब तक हर साल प्रति साल हमारा चीन के साथ व्यापार बढ़ता ही रहा है। बिल्कुल। हम जो भी $1 का चीन के साथ व्यापार करते हैं, उसका एक हिस्सा चीन अपनी सेना को मजबूत करने में लगाता है, और यही सेना कल हम पे हमला करेगी। तो सबसे पहले भारत को, अमेरिका को, बाकी पूरे देशों को, क्वाड के देशों को मिला के हमें चीन के आर्थिक चुंगल से इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें और ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े और अपने अहम विचार साझा किए। तो देखिए, भारत ने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है और सभी देशों ने भारत के महत्व को समझना भी शुरू कर दिया है। गर्मजोशी से हो रही ये मुलाकात भविष्य के प्रति बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि इस गर्मजोशी की मुलाकात के बाद सेम पेज पर जिस तरीके की चेतावनी चाइना के लिए जारी हुई, वो किसी जीत से कम नहीं। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।